नमस्कार, पॉलीपाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम सभी फिर से कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रश्नों से ज़्यादा उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन से आपका फुल रिवीजन होगा और आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। और जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये फुल कोर्स सीरीज़ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट लगी हुई हैं वो चेक करें। कोर्स वीडियोस की प्लेलिस्ट अलग है, डेली प्रैक्टिस वीडियोस की प्लेलिस्ट अलग है और एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट अलग है। साथ में टेलीग्राम लिंक भी डाल रखा है। जो भी क्लासेस में लेती हूँ उनके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में अवेल कर सकते हैं। साथ में मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या कर भी लिया है तो ऑल पे जो है प्रेस कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि सारी वीडियोज़ जो है कोर्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो या कोर्स वीडियोज़ की हैं जो मैं डालती हूँ, वो कोई भी वीडियोज़ हैं सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट से बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो आप जो है इनको ऑल पे क्लिक कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और कोई भी वीडियोज़ स्किप ना हो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, यानी कि जो सहभागी लोकतंत्र है उसके लिए क्या आवश्यक है। विधानमंडल के कार्य में विधानमंडलों का ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना, या अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में प्रतिनिधियों का सक्रिय भाग लेना, या अभिशासन में नागरिकों का ज़्यादा और सक्रिय भाग लेना, या निर्वाचनों में मतदाताओं की उपस्थिति को बढ़ाना। तो इसमें से क्या जो है इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्योंकि जो सहभागिता मूलक लोकतंत्र है या जो सहभागी लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, ये क्या करता है कि मूलतः लोकतंत्री प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल देता है। यानी कि जो साधारण नागरिक हैं तो जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाना चाहता है। यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिलेंगे तो सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ऐसा इनका मानना है। और जो राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख सकेंगे। कौन? नागरिक, अगर वो सजग रहेंगे। और जो ये नागरिक हैं, नेता हैं, ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार को भी जो है सक्रिय नागरिक रोक सकता है। तो ये सारे फायदे हैं सक्रिय जो सहभागिता की बात करें या सहभागी लोकतंत्र की बात करें, इसके सारे फायदे हैं। तो अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मामले, सॉरी यहाँ भी नहीं होगा, नागरिकों की बात हो रही है, सॉरी, वो इसको हम पहले इरेज कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा। ये अभिशासन में नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा और सक्रिय भाग लेना, ये सी होगा। इसमें नागरिकों के ज़्यादा जो है सक्रिय भाग लेने की बात हो रही है। किसमें? अभिशासन में। जो शासन की प्रक्रिया है, चुनाव और प्रतिनिधियों का चुनाव करना, जो इलेक्शन है उनमें मतलब भाग लेना, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें भाग लेना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है। यहाँ कौन सी बात हो रही है? राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति, यानी कि जो राजनेता हैं उनके उत्तरदायित्व को कैसे उन्हें जिम्मेदार बनाया जाए, कैसे उन्हें उनके कार्यों के लिए जिम्मेवार बनाया जाए, ठहराया जाए, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो आवधिक निर्वाचन, बिल्कुल ये तो है ही। सुबह की जनमत, ये भी है। स्वतंत्र प्रेस, ये भी है। दबाव समूह, यही नहीं होगा। दबाव समूह नहीं होगा, क्योंकि दबाव समूह क्या होता है कि अपने हितों की पूर्ति के लिए ये जो सरकार होती है या राजनीतिक दल होते हैं उन पे जो है अपना दबाव बनाता है, और जैसे इनकी हित पूर्ति हो जाती है वैसे ये क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो या अदृश्य हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम, दबाव समूह का दूसरा नाम क्या है? अदृश्य सरकार। अदृश्य क्या हुआ? अदृश्य सरकार, इसका जो है दूसरा नाम है। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है।
और स्वतंत्र प्रेस, सुविक जनमत, आवधिक निर्वाचन, आवधिक मतलब टाइम पर निर्वाचन होता रहे, टाइम टू टाइम। तो ये सब जो है राजनीतिक उत्तरदायित्व के एक मतलब राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ये सारे तरीके हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। दबाव समूह जो है नहीं है इसमें। देखते हैं आगे, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। आगे देखते हैं, नव उदार पूंजीवाद की बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? जो नव उदार पूंजीवाद है इसका बौद्धिक जनक कौन समझा जाता है? जॉन रॉल्स, एफ ए हेयक और मैकिंटायर या माइकल बाल्जर? तो इसमें जो है समझे जाते हैं ये एफ ए हेयक। जो एफ ए हेयक हैं इनको क्या समझा जाता है? नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक समझा जाता है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की ओर से अर्थशास्त्री के रूप में अपना योगदान दिया था। किसने? एफ ए हेयक ने दिया था। और इन्हें नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है, बौद्धिक जनक माना जाता है। जबकि जॉन रॉल्स ने सामाजिक जो न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इन्होंने बोला था न्याय जो है राज्य का गुण है, सद्गुण है। यह ऐसा इनका मानना है कि न्याय राज्य का सद्गुण है। अरस्तु का भी ऐसा ही मानना है कि न्याय राज्य का मतलब सद्गुण है, महत्वपूर्ण गुण है। ऐसे ही जॉन रॉल्स भी मानते हैं। और जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने जस्टिस संबंधी विचार दिए हैं। और इन्होंने माना है कि जो मूलभूत वस्तुएं हैं इनका वितरण समाज में फेयर तरीके से होना चाहिए, यानी कि बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायसंगत तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का तात्पर्य है बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी, या चालू खाते में बजट का घाटा संघ सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा, या कर्ज का परिणाम कुल सहायता से अधिक प्रतिशतता होगी, या विशेष दर्जा की कालावधि में राज्य का कुल व्यय संघ सरकार उठाएगी। तो यहाँ भी आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि राज्य जो किसी राज्य को विशेष दर्जा वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर दिया जाता है, और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद इस राज्य को, यानी कि जिस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त होता है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, इसको क्या होता है कि मुख्य रूप से मिलने वाली वित्तीय सहायता में से 90% अनुदान एवं 10% ऋण होगा। क्या होगा? 90% इसका अनुदान हो जाएगा। जितनी भी वित्तीय सहायता दी जाएगी वो 90% अनुदान और 10% जो है क्या हो जाएगा? ऋण के रूप में जो है दिया जाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है जिस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। तो कौन से सिद्धांत का है? राजनीतिक चेतना जो है कौन से सिद्धांत का कारक है? दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, या शक्ति के सिद्धांत में, या सामाजिक संविदा के सिद्धांत में, या विकासवादी सिद्धांत में? तो यहाँ भी आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विकासवादी सिद्धांत में राजनीतिक चेतना जो है एक कारक माना गया है। और राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों की राजनीतिक चेतना का परिणाम है। व्यक्तियों के राजनीतिक चेतना का परिणाम है। और व्यक्ति में जब अपनी आवश्यकता और ज़रूरतों के लिए इनकी समझ बढ़ी, इच्छा जागृत हुई, तब राज्य ने धीरे धीरे आकार लेना प्रारंभ किया, जो आज तक जारी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने व्यक्ति को राज्य रूपी संस्था और राजनीतिक चेतना के विकास में राष्ट्र के विशिष्ट अंगों जो राज्य के विशिष्ट कौन से अंग हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसके निर्माण में जो है प्रोत्साहित किया। किसको? व्यक्तियों को इन जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन संस्थाओं को, या जो है राज्य के ये विशिष्ट अंग आप कह लीजिए, इनको निर्माण करने में
व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया। कैसे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण और व्यक्तियों की ज़रूरतों के कारण। जैसे जैसे समाज की जटिलता बढ़ती गई वैसे वैसे इन अंगों का भी प्रादुर्भाव होता गया। तो राजनीतिक चेतना किसका कारक है? जो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है इसका कारक है। देख लेते हैं जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को किया है प्रतिपादित, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को जो है रॉबर्ट फिल्मर ये इसके प्रतिपादक हैं। इनकी बुक देख लेते हैं, पैट्रियार्का जो है इनकी बुक है। अगर हम समर्थक की बात करें तो समर्थक जेम्स प्रथम हैं। समर्थक कौन है? जेम्स प्रथम है। इनकी बुक की बात करें तो इनकी बुक कौन सी है? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की इनकी पुस्तक का नाम है। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की ये इनकी बुक का नाम है। और इनका फेमस कथन है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ये जेम्स प्रथम का फेमस जो है कथन है। और फ्रांस में दैवीय उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन है? ब्रेशवे। फ्रांस में, अगर हम फ्रांस में दैवीय उत्पत्ति की बात करें, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कहाँ? फ्रांस में। तो ये हैं ब्रेशवे। ठीक है, ब्रेशवे जो हैं फ्रांस में है। और जो है लुई 14वां उस समय शासक था जिसमें ब्रेशवे ने इसका प्रतिपादन किया था। 14वां जो लुई 14वां था वो उस समय वहाँ का शासक था और उसने बोला था मैं ही राजी हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, लुई 14वां, मैं ही राजी हूँ। तो ये जो है इतना यहाँ दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से जो ये फैक्ट हो गए। शक्ति के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ओपेनहाइमर इसके प्रतिपादक हैं। कौन है? ओपेनहाइमर जो है इसके प्रतिपादक हैं। और अगर हम समर्थक की बात करें तो तीतस्के, व्यूम और वाल्टेयर, नीत्शे ये सब जो हैं शक्ति के सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। सामाजिक संविधा सिद्धांत की बात करें अगर हम तो सामाजिक संविधा सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगर हम विकासवादी सिद्धांत की बात करें तो इसके जो मेन समर्थक हैं तो ये कौन है? गार्नर, गिलक्राइस्ट, समनर, केलर, वर्गेस, मैकाइवर, ब्रंटसली ये सारे हैं। तो आपने इसको ओरली सुन करके नोट डाउन कर सकते हैं। गार्नर, गिलक्राइस्ट, समनर, केलर, वर्गेस, मैकाइवर, ब्लंटसली ये सभी क्या हैं? इसके जो है समर्थक हैं। अभी हम यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखेंगे सामाजिक संविदा सिद्धांत की निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क। इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट लग रहा है। आगे देखेंगे हम। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप है केंद्रीकृत संघवाद, सौदाकारी संघवाद, सहकारी संघवाद या संघर्षात्मक संघवाद। तो जो भारत जैसे देशों की अगर हम बात करें तो सहकारी संघवाद जो है सर्वोत्तम रूप है। क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सहकारी संघवाद। कैसे? क्योंकि सहकारी संघवाद जो है ये जो वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों के कारण एक ओर क्या होता है कि राज्य तथा राज्य के मध्य तथा दूसरी ओर संघ और राज्य के मध्य सहयोग आवश्यक है। कहाँ पर? जो भारत जैसे राष्ट्र हैं उनके लिए एक तरफ तो राज्य और राज्य के मध्य सहयोग आवश्यक है, दूसरी तरफ राज्य और केंद्र के मध्य जो है सहयोग आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्जातीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें तथा राज्यपाल व मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिवों के सम्मेलन भारत में सहकारी संघवाद के लक्षणों के रूप में उभरकर सामने आए हैं। तो भारत जैसे राष्ट्रों के लिए सहकारी संघवाद जो है सर्वोत्तम रूप है।
और आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो शक्ति का सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है युद्ध स्थल में होती है। जबकि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या मानता है? इसमें एक ऐसी बात है जो तीनों ने, हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने मानी, वो है लोकमत या जनमत की सहमति, लोगों की सहमति। तो ये तीनों ने ही माना है। हॉब्स के केस में जो है यानी कि जीवन की सुरक्षा के लिए लोगों ने सहमति बनाई और जो है एक संप्रभु को सारी शक्तियाँ दे दी। लॉक के केस में जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए लोगों ने एक सहमति बनाई, तो और एक जो है सरकार का निर्माण करते हैं। और रूसो के केस में जो है ये निजी संपत्ति की रक्षा के लिए जो है एक सहमति बनती है लोगों में और सामान्य इच्छा का जन्म होता है या सामान्य इच्छा को संप्रभु बनाया जाता है और वही कानून बनाती है। सरकार जो बनती है वो सिर्फ कानूनों को लागू करती है। तो जो सामान्य सहमति है, ये लोक मत की सहमति है, ये एक कॉमन सी चीज़ है किसमें? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में। दैवी सिद्धांत की बात हम करें तो इसमें जो है राजा जो है ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, वो लोगों के प्रति उत्तरदायी ना होकर के ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। दैवी सिद्धांत के जो है ये एक खास विशेषता है, ये लोगों के प्रति उत्तरदायी ना होकर राजा के प्रति उत्तरदायी है। और विकासवादी सिद्धांत जो है मानता है कि जो है राज्य की उत्पत्ति समाज की जटिलता और मनुष्य की ज़रूरतों के कारण हुई है। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया वैसे वैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है मनुष्यों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए समाज भी, जो संस्थाएं थीं, परिवार, समाज और दूसरी संस्थाएं थी, राज्य, ये सब जो है क्या है जटिल होते चले गए और राज्य का जन्म हुआ। तो ये सारी बातें इनकी मान्यताएं हैं। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो रहा है। और अगर हम दैवी सिद्धांत की बात करें तो इनके अभी हमने बताया जनक कौन है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, फटाफट रिवीजन करते जाइए। तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, इनके हैं रॉबर्ट फिल्मर। शक्ति के सिद्धांत के कौन है? ओपेनहाइमर। अगर हम सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की बात करते हैं तो हॉब्स, लॉक, रूसो। विकासवादी की करते हैं तो गार्नर, गिलक्राइस्ट, सेमनर, केलर और कौन थे, ब्लंटसली, मैकाइवर, बर्गेश, ये सब इसके जो हैं समर्थक हैं। तो आई थिंक सारे जो है मेन पॉइंट ले लिए हैं। आगे चलते हैं हम। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो चीज़ें हमने अभी भी बताई हैं वो भी मैं हल्का सा रिवाइज कर देती हूँ ताकि बार बार सुनने से आपके फिक्सेशन पक्का होगा और सारे जो हैं सुन के ही आपको लर्न हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिकारी राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यहाँ सर्वाधिकारी राज्य की बात हो रही है। शासक की सत्ता के प्रति प्रश्नहीन आज्ञा पालन का प्रभुत्व रखता है या उन दशाओं को प्रत्याभूत करता है जिसमें व्यक्ति यथार्थता आत्मोपलब्धि कर सकता है। आत्मोपलब्धि, ये कर अलग है, आत्मोपलब्धि कर सकता है। उन दशाओं को प्रत्याभूत करता है जिसमें व्यक्ति यथार्थता आत्मोपलब्धि कर सकता है या व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र को विनियमित करने का दावा करता है या नैसर्गिक जीव की भांति शुभ जीवन के संवर्धन हेतु अपना स्वयं का संकल्प धारण करता है। तो अगर हम सर्वाधिकारी राज्य की बात करते हैं तो व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र को विनियमित करने का दावा करता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति को ना तो ये अधिकार देना चाहता है और ना ही व्यक्ति को स्वतंत्रता देना चाहता है। ये कहता है व्यक्ति के कर्तव्य ही उसके जीवन का अस्तित्व है, ऐसा इसका जो है मानना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो रहा है सही। सर्वाधिकारी राज्य क्या करता है कि सभी लोगों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है और बना बनाया जीवन जो है बिताने के लिए विवश किया जाता है। इस जो है सर्वाधिकारी जो राज्य होते हैं उनमें। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता
विधि द्वारा अबाधित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। जे बोदा, एच गार्डनर या हैरोल्ड जे लास्की या आयातुल्लाह रुल्लाह खोमैनी। तो ये कथन जो है जी बोदा से संबंधित है। जीन बोदा आप इनको बोल सकते हैं या जे बोदा बोल सकते हैं। तो जीन बोदा से संबंधित है। जीन बोदा के अनुसार संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है, इसके बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और प्रभुसत्ता ही वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य परिवारों या अन्य जो संस्थाओं से पृथक करती है। जो अन्य संस्थाएं हैं समाज की, तो उससे राज्य अलग होता है। वो किस आधार पर होता है? प्रभुसत्ता के आधार पर। और प्रभुसत्ता को जीन बोदा ने प्राण तत्व माना है। क्या माना है? प्राण तत्व। प्राण तत्व। तो राज्य के वैसे भी अगर हम देखें आज के टाइम पर भी, तो राज्य के जो है 4 तत्व माने गए हैं। 4 तत्व, राज्य के तत्व कितने हैं? 4 माने गए हैं। कौन कौन से हैं? सरकार, जनसंख्या और कौन है? और सरकार, जनसंख्या और ये प्रभुसत्ता या संप्रभुता और निश्चित भूभाग जो है, ये 4 तत्व राज्य के 4 तत्व माने गए हैं, जो 4 मेन तत्व हैं। और संप्रभुता को प्राण तत्व कहा गया है। संप्रभुता को क्या कहा गया है? प्राण। संप्रभुता को बोला गया है कि ये राज्य का प्राण तत्व है। प्राण तत्व है, संप्रभुता को कहा गया है। निश्चित भूभाग की बात कर लेते हैं। तो निश्चित भूभाग में क्या कहते हैं कि कुछ जो विचारक हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो मानते हैं कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। उसमें जो हैं सीले हैं, विलोपी हैं, ये सारे जो आ जाते हैं, सीले, विलोपी, डिग्बी, ये सारे जो है विचारक आ जाते हैं, जो क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी ज़्यादातर अधिकतर जो विचारक है वो निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं, यानी कि चारों को ही आवश्यक तत्व मानते हैं। आगे देखेंगे। और हैरोल्ड जे लास्की की बात करें अगर हम, तो ये क्या हैं? ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। कौन? हैरोल्ड जे लास्की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ? एरिक बोगलिन, जूलियस के नेरेरे या आरिस्टोनी या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जो समता का विचार है, ये जो एरिक बोगलिन महोदय हैं, इनके चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है। एरिक बोगलिन महोदय ये अमेरिकी इतिहासकार एवं राजनीतिक दार्शनिक हैं। और राजनीतिक चिंतन में एरिक बोगलिन का मुख्य योगदान विचारधारा के विश्लेषण के क्षेत्र में है। जो आइडियोलॉजी है उसको इन्होंने विश्लेषित किया है। और बोगलिन का मुख्य सरोकार व्यक्ति और समाज दोनों के भीतर व्यवस्था स्थापित करने से है, यानी कि व्यक्ति में भी और समाज में भी, दोनों में ये व्यवस्था स्थापित करने पर बल देते हैं कि किस तरह से व्यवस्था स्थापित किया जाए, इसको इन्होंने विश्लेषित किया है। और अगर इनकी पुस्तक की बात करें, बोगलिन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑर्डर एंड हिस्ट्री, व्यवस्था और इतिहास। तो इनकी प्रमुख पुस्तक क्या है? ऑर्डर एंड हिस्ट्री, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। व्यवस्था, हिंदी में बोलेंगे व्यवस्था और इतिहास, ये इनकी फेमस पुस्तक है। तो यहाँ पर जो है, जबकि जो आरिस्टानी है, आरिस्टानी क्या कहते हैं? ये स्वतंत्रता और समानता का जो स्वतंत्रता और समानता के बीच में जो संबंध के बारे में एक नकारात्मक और एक सकारात्मक 2 दृष्टिकोण जो हैं सामने आए हैं उभर करके। तो ये स्वतंत्रता और समानता के संबंध के नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं आरिस्टानी। जो स्वतंत्रता और समानता के नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर बताया है।
तो स्वतंत्रता और समानता के नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। और अगर हम कहें कि और दूसरा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता को नकारात्मक और सकारात्मक दो घटकों में किसने विभाजित किया, तो आइज़ा बर्लिन ने किया है। किसने? आइज़ा बर्लिन ने किया है। दो घटकों में, स्वतंत्रता को दो घटकों में विभाजित किया है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक है पूरी तरह से पाबंदियों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव पूरी तरह से, जबकि सकारात्मक है कि उचित प्रतिबंध लगे। ये सकारात्मक जो है स्वतंत्रता को बात करता है कि उचित प्रतिबंध लगे, और जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि पूरी तरह से पाबंदियों का अभाव। लेकिन ये सिर्फ स्वतंत्रता को जो है विभाजित करती हैं, जबकि यहाँ पर जो बात हुई है ये स्वतंत्रता और समानता के संबंध को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि जो नकारात्मक दृष्टिकोण को मानने वाले हैं वो स्वतंत्रता और समानता के संबंध के जो नकारात्मक दृष्टिकोण के विचारक हैं वो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है, विरोधी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अलग है, मिक्स नहीं करना, और ये कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ सिर्फ स्वतंत्रता की बात हो रही है, यहाँ स्वतंत्रता और समानता के बीच में जो संबंध हैं उसकी बात हो रही है। आगे देखते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी। आगे देखते हैं। किसी न्यायोचित समाज की समस्या आर्थिक समानता की एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि एक ही समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों को उपलब्ध कराने की कहीं अधिक कठिन समस्या है। कौन सी व्यवस्था इस परिच्छेद का औचित्य ठहराती है? पूंजीवाद, साम्यवाद, फासीवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद? तो ऑब्वियसली ये जो है कौन सी व्यवस्था की बात है? ये लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था की बात है जो उपर्युक्त कही गई है। और अगर हम इसमें बात करें तो जो लास्की हैं ये एक उदारवादी विचारक हैं और सामाजिक लोकतंत्री परिप्रेक्ष्य में उदारवादी तथा समाजवादी मूल्यों का समन्वय करना चाहते हैं, यानी कि उदारवाद की भी कुछ बातें रखना चाहते हैं और जो समाजवादी मूल्यों की बातें रख करके दोनों को समन्वय करके एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का भी ध्यान रखा जाए और जो गरीब लोग हैं उनकी बेसिक नीड का भी ध्यान रखा जाए। दोनों चीज़ों को ये समन्वय करके एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे व्यक्ति को समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों के अतिरिक्त आर्थिक समानता भी मिलनी चाहिए, तभी समाज न्यायोचित होगा। इनका ऐसा मानना है कि एक ऐसा समाज हो जिसमें व्यक्ति को समाज के अंदर स्वतंत्रता भी हो, समानता भी हो और इन दोनों के अतिरिक्त एक जो है आर्थिक समानता भी मिलनी चाहिए, और तो तभी वो समाज न्यायोचित होगा। ऐसा जो है लास्की हैं इनका मानना है। तो यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक समाजवाद, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। और जबकि फासीवाद क्या है? राज्य को सर्वोपरि मानता है। व्यक्ति को क्या कहता है कि मतलब व्यक्ति को ना तो स्वतंत्रता देना चाहता है, ना अधिकार देना चाहता है। बंधा बंधाया जीवन जो है जीने को मजबूर करता है व्यक्तियों को, और अपने अकॉर्डिंग नचाता है जैसी उसकी इच्छा होती है, यानी कि यहाँ पर राज्य साध्य और व्यक्ति साधन बन जाता है और जो है राज्य को सर्वोपरि मानता है। साम्यवाद की बात करें तो ये जो है राज्य को नष्ट कर देना चाहता है। यहाँ इस साम्यवाद युग में क्या होगा कि ना तो कोई वर्ग होगा ना राज्य होगा, और वर्ग रहित और राज्य रहित जो है क्या होगा, समाज की ये संकल्पना किया जाता है साम्यवाद समाज में। पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो ये सारे इनकी कुछ खास विशेषताएं हो गई, यानी कि इनका बेसिक पॉइंट हो गया। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फासीवाद ने निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को अस्वीकार किया है? फिर यहाँ फासीवाद की बात हो रही है, तो फासीवाद ने किसको जो है अस्वीकार किया है? जाति, राष्ट्रीय श्रेष्ठता या नेता के प्रति आज्ञा पालन और व्यक्तिगत निष्ठा, या जैव समेकता या अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। तो जो फासीवाद है इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों को ना तो अधिकार दी गई है ना ही स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा आपका। और फासीवाद सिद्धांत के अगर हम मूल मंत्र की बात करें तो राष्ट्रीय सक्रियता और जीवन शक्ति, यही इसके मूल मंत्र हैं।
और इसने व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद, उदारवाद, संसदीय लोकतंत्र का विरोध किया है। और इन बातों से अगर हम देखें तो क्या होता है कि इसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि ये सिद्धांत व्यक्तियों को ना तो अधिकार देना चाहता है और ना ही स्वतंत्रता देना चाहता है, दोनों को अस्वीकार करता है। फांसीवाद की दृष्टि से मनुष्य के अस्तित्व का आधार उसके कर्तव्य हैं, ना कि अधिकार। तो फांसीवाद क्या मानता है कि मनुष्य को सिर्फ कर्तव्य करते रहना चाहिए, अधिकारों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, ऐसा इसका जो है क्या है मानना है। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद और उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र, पूंजीवाद, इन सब का जब विरोध करता है, जिसमें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को और उनके अधिकारों को जो है ध्यान में रखा जाता है, तो जब इन सब का विरोध कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता देने से इनकार करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जबकि ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं। नेता के प्रति आज्ञा पालन, व्यक्तिगत निष्ठा और जो है जाति, राष्ट्रीय श्रेष्ठता। हिटलर वगैरह आपको पता ही है, उसने बोला कि ये जाति श्रेष्ठ है, ये हमारा राष्ट्र जर्मनी श्रेष्ठ है, ऐसा जैव समयकता, ये सब इसके जो है विशेषताओं में आ जाते हैं। आगे देखेंगे, मार्क्स और एंजल्स का सुझाव है कि आदि या पर इसको आप थोड़ा सरल लैंग्वेज में आदि कह सकते हैं। आदि साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि ना कोई वर्ग थे, ना वर्ग संघर्ष समाज रीतियों और परंपराओं के द्वारा विनियमित होता था। शासक वर्ग राज्य जैसे एक तटस्थ अभिकरण को नहीं चाहते थे। उत्पादक बल समान रूप से साझे थे। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उत्पादक बल समान रूप से साझे थे, क्योंकि जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। और मार्क्स और एंजल्स ऐसा मानते हैं कि धनवान और निर्धन वर्गों के बीच का यह संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व जो है, तभी से इसका जो है बहुत ज़्यादा महत्व रहा है जब से आदिम जनजाति समुदाय लुप्त हुआ। इनका मानना है कि जो आदिम जनजाति समुदाय था उसमें कोई क्या नहीं था, जो है कोई वर्ग नहीं था, कोई संघर्ष भी नहीं था, क्योंकि समुदाय में उत्पादन के साधन सबकी साझी संपत्ति होते थे। और जो आदि साम्यवाद के अधीन कोई राज्य उस समय बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस समय में ना तो कोई वर्ग थे और ना ही कोई वर्ग संघर्ष था, और जो उत्पादन के साधन थे वो सभी के लिए बराबर थे, यानी कि साझे थे, और वो जो है वहाँ पर समानता जो है बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही आदि साम्यवाद लुप्त होता है उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आता है स्वामी और दास, फिर आ जाता है सामंत और कृषक, फिर पूंजीपति और मजदूर, ऐसे जो है इस तरह से डिवाइड होते चले जाते हैं। और जो है मतलब जैसे ही वो आदि साम्यवाद लुप्त होता है उसके बाद क्या होता है, जो समाज होता है वो वर्ग में क्या होता है, वहाँ पर वर्ग बन जाते हैं दो, एक धनी और दूसरा निर्धन, एक आज्ञा देने वाला दूसरा आज्ञा पालन करने वाला, एक शोषण दूसरा शोषित, ऐसे करके मतलब वहाँ पर दो वर्ग हर समाज में देखने को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ आदि समाज ऐसा था जहाँ पर ना तो कोई वर्ग था, ना वर्ग संघर्ष था, ना राज्य जैसी कोई संस्था थी। तो आदि साम्यवाद में उत्पादक बल जो या उत्पादन के साधन कुछ भी कह सकते हैं समान रूप से साझे थे। ये जो यही इसका कारण है। आगे देखते हैं, व्यक्ति की राज्य के प्रति अधीनस्थता निम्नलिखित में से किस एक की अनिवार्य विशेषता है? तो समाजवादी सिद्धांत की, या सामंती सिद्धांत की, या रूढ़वादी सिद्धांत की, या फांसीवादी सिद्धांत की? तो जो व्यक्ति की राज्य के प्रति अधीनस्थता फांसीवादी सिद्धांत की जो है क्या है, ये इसकी विशेषता है। और जो है इसमें जो है राज्य ऐसा मानते हैं, राज्य ऐसा इस सिद्धांत में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जो है राज्य की आज्ञा पालन करने के लिए जो है क्या है मजबूर है, उसको राज्य की आज्ञा पालन करना ही चाहिए, ऐसा इसका मानना है। और ना तो व्यक्ति को इसकी कोई अधिकार है ना स्वतंत्रता है, और जो राज्य उसको बताए वो उसके कर्तव्य हैं और उन्हीं कर्तव्यों को पालन करना चाहिए उसको। तो ये सारी बातें फांसीवाद सिद्धांत से संबंधित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जबकि रूढ़वादी सिद्धांत क्या है, रूढ़वादी सिद्धांत इसको या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, तो जो कि एडमंड बर्क इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं, और ये मानते हैं कि परिवर्तन के विरोधी हैं, परिवर्तन बहुत ज़्यादा परिवर्तन ये नहीं चाहते हैं, ये हो गया। और समाजवादी सिद्धांत में जो है
क्या होता है कि सारी वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण करने पर जो जितने संसाधन होते हैं तो उनका राष्ट्रीयकरण करने पर बल दिया जाता है तथा आर्थिक समानता लाने की कोशिश की जाती है, यानी कि समाज में ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, सबको सब जो है आर्थिक रूप से समान हो। तो ये समाजवादी सिद्धांत की विशेषता हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी चिंतन में प्राधान्य की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे सघनता से जुड़ी है? एफ एंजल्स से, रोजा लग्जमबर्ग से, या ए ग्रामसी से, या माओ से तुंग से? किससे जो है ये प्रमुख रूप से संबंधित है? तो जो ए ग्रामसी थे इनके साथ जो प्राधान्य की संकल्पना है ये इनके साथ जुड़ी हुई है। और ये प्राधान्य की संकल्पना है क्या? प्राधान्य की संकल्पना में जो मेन बातें अगर हम मेन देखें तो उसमें ये है कि जो ये सिर्फ भौतिक चीज़ें ही व्यक्तियों को जो है जो कुछ व्यक्ति एक दूसरे पर राज करते हैं या दूसरे पर जो है प्रभुत्व अपना रखते हैं, तो इसका कारण सिर्फ भौतिक चीज़ें ही नहीं, धन ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा क्या है, विचार और बुद्धि, संस्कृति, भाषा, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर जब प्रभुत्व स्थापित होता है तो इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें जो है यही है प्राधान्य की संकल्पना, यही संबंधित है कि ग्रामसी जो ए ग्रामसी हैं ये ऐसा मानते हैं कि भौतिक चीज़ों के अलावा भी जो उनके विचार हैं, जो उनकी भाषा है और उनकी संस्कृति है, इसके द्वारा भी वो एक वर्ग जिसके पास ये चीज़ें बहुत मतलब रिच फॉर्म में होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, तो वो एक जिस वर्ग के पास ये सारी चीज़ें डेवलप्ड होती हैं, इन चीज़ों से वो जो जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती, कोई विचार, संस्कृति या ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती, उस वर्ग को ये क्या करता है, उस वर्ग पर प्रभुत्व जमाता है और उनको प्रभावित करके और अपने इस भाषा, संस्कृत और इन सब जो विचारधारा है इनके प्रभाव में उनको भी ले लेता है और उन पे जो है हुक्म चलाता है, अगर सीधी लैंग्वेज में देखें तो प्राधान्य की संकल्पना जो है शॉर्ट में यही समझ लीजिए। और अगर हम माओ से तुंग की बात करें तो ये चीन के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे। चीन की क्रांति इनके द्वारा लाई गई थी और कब आई थी? 1949 में चीन की क्रांति जो है इनके द्वारा लाई गई थी। और इन्होंने क्या किया था? सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक क्रांति का भी इन्होंने जो है समर्थन किया था। ये कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति के साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति से ही जो जनमानस है, जनता है, वो शिक्षित होती है और उसको औद्योगिक क्रांति का महत्व समझ में आएगा। तो यानी कि ये औद्योगिक क्रांति के साथ साथ जो है सांस्कृतिक क्रांति पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या दिया, बल दिया। और अगर हम एफ एंजल्स की बात करें तो ये मार्क्सवाद के जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, उनके ये दोस्त थे, सहभागी थे और इनके साथ मिलकर के ही इन्होंने अपना जो है पूरा साम्यवाद की संरचना की। साम्यवाद की बातों में जो बुक से लेकर के और भी सभी चीज़ों में इनका एंजल्स का पूरा साथ रहा मार्क्स को। आगे देखेंगे, नौ उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? 1 सेकेंड, हमने ऑप्शन दिया या नहीं? यस, दे दिया है। आगे देखते हैं तो क्या कह रहा है, नौ उदारवाद मुख्यतया निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? यहाँ पर नौ उदारवाद की बात हो रही है। बाजार दक्षताओं को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नींव के रूप में स्थान देना और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तर्क देना, या राज्य, समाज और व्यक्ति के लिए स्वायत्त अभिव्यक्ति के प्रति वचनबद्धता, या बहुसंख्यक समाज के संकल्प को अग्रता प्रदान करना, या राज्य की शक्ति को उसकी सीमाओं से परे विस्तार देना। तो अगर हम बात करें नौ उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, तो यहाँ पर सभी सेंटेंस में ऑप्शन ए जो है आपका उचित आंसर निकलेगा कि बाजार की दक्षताओं को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नींव के रूप में स्थान देना और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तर्क देना। ये जो है नौ उदारवाद क्या है, फिर से किधर जा रहा है? जो वो था शास्त्रीय उदारवाद था या प्रारंभिक उदारवाद था, उसकी तरफ जो है उन्मुखीकरण ये कर रहा है। और ये जो बाज़ार में पूरी तरह से बाज़ार को फ्री कर देना चाहता है, उसमें जो है राज्य की हस्तक्षेप को ये बिल्कुल भी मना करता है
और राज्य की भूमिका ये फिर से सीमित करना चाहता है कि राज्य सिर्फ आवश्यक कार्य करे, बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में और जो दूसरी चीज़ों हैं उन पर इनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? विधि की बाध्यताओं का अभाव, बाहरी बाध्यताओं का अभाव, अपने स्वयं के शुभ के अनुसरण की स्वतंत्रता या विकल्प की चयन की स्वतंत्रता। तो अगर हम बात करें कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता है कि विधि की बाध्यताओं का अभाव, यही नकारात्मक स्वतंत्रता है। जो प्रारंभिक उदारवाद था, जो उस सिद्धांत प्रारंभिक उदारवाद के सिद्धांत और व्यवहार से स्वतंत्रता की जिस धारणा का जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया। प्रारंभिक उदारवाद ने स्वतंत्रता को उन सभी प्रकार के बंधनों का अभाव माना है जो व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध लगाए जाते हैं। अगर हम इसको संक्षेप में समझें या इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि बंधनों का अभाव, किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। ये बंधन आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक सभी माने गए हैं, यानी कि ना आर्थिक बंधन हो, ना राजनीतिक बंधन हो, ना धार्मिक हो, ना ही नैतिक हो। किसी प्रकार का बंधन जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि पूरी तरह से बाध्यताओं का अभाव होना चाहिए, यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इसको किसने विभाजित किया? तो आइजा बर्नेल ने इसका विभाजन किया था। स्वतंत्रता को दो घटकों में बांटा था। कौन कौन से में? नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। इसको बांटने वाले कौन है? आइजा बर्नेल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता निम्नलिखित में से किस एक के आधार पर व्यक्त करता है? यहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र की बात हो रही है और सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए किस तरह अपनी चिंता व्यक्त करता है? एक समान सिविल संहिता, उद्योग और लोक स्वास्थ्य पर राज्य का स्वामित्व, कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय, श्रमिक संघ, बाजार एवं अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक दल, एकता, नायकवाद एवं प्रति पूंजीवाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? किसके आधार पर ये अपनी चिंता व्यक्त करता है या किसके आधार पर ये लोगों के लिए जो है सुविधाएं प्रोवाइड करता है जो असुरक्षित हैं, जो दुर्बल हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कल्याणवाद और ये जो पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है? किसका? लोकतंत्र, यानी कि कौन लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है? एलेक्सी टॉकविल या जे रूसो या जे.एस. मिल या F.W. नीट्शे। तो ये जो F.W. नीट्शे हैं इन्हीं को क्या है लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो है इनका मत था कि जीवन केवल अस्तित्व का संघर्ष नहीं है, यानी कि जो जीवन हम जीते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं जीते हैं कि हमारा अस्तित्व बना रहे, बल्कि क्या है प्रभुत्व और शक्ति का संघर्ष है, यानी कि हम अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और शक्ति का अर्जन करना चाहते हैं। तो और इनके इस कथन से प्रमाणित हो जाता है कि जो ये लोकतंत्रवाद में कोई रुचि नहीं रखते हैं। जो F.W. नीट्शे हैं लोकतंत्रवाद पर इनकी कोई रुचि नहीं है। ये क्या कहते हैं कि प्रभुत्व का अर्जन और शक्ति का अर्जन जो है महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन संघर्ष की, ऐसा मानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जे.एस. मिल की बात कर लेते हैं तो ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, ऑन लिबर्टी इनकी फेमस पुस्तक है और इसी पुस्तक में इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। इन्होंने जो है महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाई और ये बातें जो हैं सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी बुक है तो उसमें दिया है इन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इसमें इन्होंने अपने महिलाओं के अधिकारों संबंधी विचार दिए हैं। जे रूसो की बात करते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक का नाम है और इसी में इन्होंने सामान्य जो
इच्छा, सामान्य इच्छा की बात की है, सामान्य इच्छा की बात की है या सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। सामान्य इच्छा सबकी नैतिक इच्छा होगी, सामान्य इच्छा सबकी जो है हित की इच्छा होगी। तो ये जो है इसी बुक में इन्होंने दिया है। और सामान्य इच्छा ही कानून का निर्माण करेगी। सरकार सिर्फ सामान्य इच्छा के द्वारा बनाए गए कानूनों का लागू करेगी, उनको वहाँ पर जो है उनकी व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर जो है देखेगी, मेंटेन करेगी, बस इतना ही करेगी। और अगर हम टॉकविले की बात करते हैं, ये स्वतंत्रता और समानता का जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसके समर्थक है। आज हमने 20 क्वेश्चन कवर किए और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो आप उसको ध्यान से सुने, या तो नोट्स बना लें या फिर अगर आपके पास नोट्स हैं ऑलरेडी तो अच्छे से सुने ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम अब बहुत दूर नहीं है, जितना आप फोकस बनाएंगे, जितना रेगुलरिटी रहेगी, उतना आपके लिए जो है सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे। तो बी रेगुलर और बी फोकस्ड, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। जो सफलता की कुंजी है वो आपकी रेगुलरिटी में ही छुपी हुई है। तो आप रेगुलर रहिए और फोकस्ड रहिए। आप बिल्कुल भी यहाँ वहाँ मन भटकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आगे भी इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।